बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि ठीक होंगे। सबसे पहले आप सभी को नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये वर्ष आपके जीवन में अपार खुशियां लाए और इस वर्ष आप सफल हो, यही शुभकामनाएं हैं आपको। जिस प्रकार से इतिहास की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम मध्यकालीन भारत की बात कर रहे हैं, मध्यकालीन भारत की 2 क्लास हो चुकी है। जो भी नए हैं, आज तो पुरानी 2 क्लासेस को जरूर देखिएगा, वहां से मुगल काल स्टार्ट हो रहा है। तो जो मध्यकालीन भारत में है, सबसे पहले हमने पढ़ा मध्यकालीन भारत में भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में बात किया। मोहम्मद बिन कासिम, एक अरबी आक्रमण पहला हुआ, और दूसरा जो आक्रमण हुआ वो मोहम्मद गौरी में तुर्की मुस्लिम था, उसके द्वारा आक्रमण किया गया। मोहम्मद गौरी के समय से ही एक परंपरा चली आई कि गुलाम की परंपरा चली आई, और उसी क्रम में भारत में गुलाम वंश स्टार्ट होता है, वो भी तुर्की मुसलमानों के द्वारा। जैसे ही गौरी खत्म होता है, उसके पश्चात भारत में दिल्ली सल्तनत जो है स्टार्ट हो जाता है। और जब दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुआ तो दिल्ली सल्तनत जो है 5 वंश में, 5 डायनेस्टीज में जो है विभाजित हुआ। इससे रिलेटेड प्रश्न बहुत बार आते हैं कि दिल्ली सल्तनत कितने डायनेस्टीज तक रहा? तो दिल्ली सल्तनत बेटा 5 डायनेस्टीज तक रहा। 5 वंशों ने इस पर शासन किया पूरे दिल्ली पर। तत्पश्चात क्या हो रहा है? मुगल आक्रमण हो रहा है, मुगलों का शासन आ जा रहा है। जैसे ही मुगल एम्पायर आएगा, तब हम बाबर, अकबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। उसके पश्चात उन्हीं के बीच में अंग्रेज आएंगे, भारत पे औपनिवेशिक काल स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत से वो कौन कौन से 5 डायनेस्टीज हैं, क्या क्या नाम है, उनके कौन कौन से संस्थापक हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न सभी एग्जामिनेशन के लिए, सबसे फैक्चुअल फैक्ट जो है, यहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं। और जब मुगल काल के, जब हम मध्यकालीन भारत की बात करते हैं, तो इन वंश के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो कम से कम आपको ये तो याद होना चाहिए, तो दिल्ली सल्तनत पर जितने वंशों का शासन रहा, वो कितने कितने साल तक रहा, और उसके संस्थापक कौन है, उसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक होंगे, उनके बारे में भी अलग अलग से हम बात करेंगे। जो मध्यकालीन भारत पढ़ाने का मेरा तरीका है लुसेंट के थ्रू, मैं चाहता हूं कि एक वीडियो में एक डायनेस्टी का एक राजा, वो 20 से 30 मिनट की वीडियो हो, आप भी बोर ना हो। इस तरह से हमारा जो रणनीति है, ये मध्यकालीन भारत पढ़ाने की है। तो आज हम बताएंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से वंश हैं, उसमें भी जो वंश है उसमें महत्वपूर्ण एक जो शासक है, सबसे पहले उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए समय नहीं गवाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बात कर रहे थे दिल्ली सल्तनत की, और दिल्ली सल्तनत क्या है बेटा? 5 वंश में, 5 डायनेस्टीज में क्या है बेटा? बटा हुआ है। सबसे पहले आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट करने में आसानी होगी, तब हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट? ठीक है। दिल्ली सल्तनत 5 वंशों में विभाजित दिल्ली सल्तनत, कितने वंश बेटा? 5 वंश। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट, कितने वंश? 5 वंश में डिवाइड होगा क्या दिल्ली सल्तनत। 5 वंश का शासन रहेगा दिल्ली पर। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर जरूर हो गया होगा। ठीक है बेटा, चलिए पहले बात करेंगे गुलाम वंश की बात करेंगे। पहला जो डायनेस्टी है वो कौन सा है बेटा? गुलाम वंश। इसी को कहते हैं मामलुक वंश भी कहते हैं, और इसी को हम कहते हैं बेटा तिलबरी तुर्क। तो गुलाम वंश भी कहे या मामलुक वंश कहे, पहला वंश कौन सा था दिल्ली सल्तनत पर? तो पहला वंश था, या तो गुलाम वंश भी प्रश्न आ सकता है, मामलुक वंश भी लिखा हो सकता है, या इलबरी तुर्क। मैंने बोला कि मोहम्मद गौरी के बाद तुर्की आक्रमण हुआ, मोहम्मद गौरी ने तुर्की आक्रमण किया, और मोहम्मद गौरी से ही चीजें आगे बढ़ती चली जाएंगी। ये भी क्या है? तुर्की मुसलमान है, जो भी है क्या है? तुर्की मुसलमान है। यहाँ मुस्लिम अंपायर चलेगा, यहाँ पे मुस्लिम की बात हो रही है। तो ये भी कैसे हैं? तुर्की मुसलमान। कैसे? इलबरी तुर्क हैं। इलबरी मतलब एक तरह की जाति है, मतलब गुलामों में भी कई जातियां हैं। कोई जैसे कि वर्तमान समय में कई सारी जातियां हैं। पंडित है तो पंडित में भी कई सारे, शुक्ला, मिसिर,
ठाकुर में भी कई सारी जातियां हैं, तो उसी तरह इसमें भी क्या है, मुस्लिमों में भी कई जातियां होती हैं, उसमें भी जो गुलाम हैं वो किस किस गुलाम जाति के हैं, अलग अलग। इल्तुतमिश की बात जब करेंगे तो इल्तुतमिश दूसरे जाति के होंगे, जबकि ऐबक की बात करेंगे वो क्या होंगे, दूसरे जाति के होंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसे कहते हैं गुलाम वंश, या इसी को कहते हैं मामलुक वंश, या इसी को कहते हैं इल्बरी तुर्क। जो गुलाम वंश का जो शासन है बेटा वो 1206 से स्टार्ट होता है और 1290 तक ये भारत में दिल्ली सल्तनत पर क्या कहते हैं, कब्जा बनाए रहते हैं, और दिल्ली सल्तनत पर क्या करते हैं, शासन करते हैं। और उसके जो संस्थापक हैं बेटा, तो संस्थापक कौन है बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है। तो जब गुलाम वंश के संस्थापक की बात आएगी तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम जरूर आएगा। और गुलाम वंश कितने वर्ष तक शासन किया, तो 1206 से 1290 साल तक, 1206 से 1290 तक क्या है, दिल्ली पर शासन रहा किसका, गुलाम वंश का। एक फैक्ट क्लियर हुआ। दूसरा है बेटा, फिर जो दिल्ली सल्तनत पर शासन होता है वो है खिलजी वंश, और जो उनका शासन होता है 1290 से 1320 तक, थोड़ा अल्प समय तक इनका शासन रहता है, 1290 से 1320 ईस्वी तक। और इसके जो संस्थापक है वो कौन है, जलालुद्दीन खिलजी। कौन है बेटा, खिलजी वंश, और खिलजी वंश के संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बेटा तुगलक वंश, तीसरा जो शासन कर रहा है, तो दूसरा इसको कह लेंगे, तो तीसरा है ये तुगलक वंश है, 1320 से 1414 तक ये शासन करेंगे। और ये कौन है, इसके संस्थापक है बेटा गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न पहला प्रश्न बन सकता है, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा प्रश्न, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। फिर पूछेगा तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, यहाँ के संस्थापक हो जाएंगे। 1206 से 1290, 1290 से 1320, 1320 से 1414 एडी तक ये तुगलक वंश तक का शासन होगा। तीन डायनेस्टी यहाँ पे खत्म हुई। नेक्स्ट आता है बेटा सैयद वंश, 1414 से 1451 एडी तक, 1414 से 1451 ईस्वी तक क्या होता है बेटा, सैयद वंश का शासन रहेगा। और इसके संस्थापक कौन है बेटा, खिज्र खां होंगे। और लोधी वंश की बात होती है, जो लास्ट डायनेस्टी है जो दिल्ली सल्तनत पर शासन करेगी, वो कौन सी है बेटा, लोधी वंश है। ये क्या है, 1451 से 1526 तक रहेंगे। 1526 का समझ लीजिए कहाँ तक पहुँच रहे हैं, मुगल काल जब स्टार्ट हो रहा है वहाँ तक लोधी वंश रह रहा है। और यही इनके जो संस्थापक हैं बेटा ये बहलोल लोधी हैं। तो 5 प्रश्न ऐसे कंप्लीट हो गए कि कौन कौन से संस्थापक हैं, किस किस वंश के, कितने साल तक शासन किया, एक सन वाला बात हो गई। अब एक प्रश्न और यहां हो जाता है, जैसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि जो गुलाम वंश है वो भारत पर या दिल्ली सल्तनत पर कितने वर्ष शासन किया। तो गुलाम वंश बेटा टोटल 84 वर्ष तक शासन किया। गुलाम वंश का शासन कितने वर्ष तक होता है, 84 वर्ष तक शासन हुआ। जबकि खिलजी वंश का 30 वर्ष का शासन रहा, और तुगलक वंश का 92 वर्ष का शासन रहा, और सैयद वंश का 36 वर्ष का, और लोधी वंश का 75। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन सब भगवान की मर्जी, कहाँ से क्या प्रश्न पूछ सकता है। तो बेटा ये चीज़ हमको पढ़ाना है। 84 वर्ष, 30 वर्ष, 92 वर्ष, 36 वर्ष, और क्या है 75 वर्ष तक शासन किया कौन, लोधी वंश ने। पहले में 84 वर्ष ये, 30 वर्ष ये, 30 वर्ष ये, 36 और 75 वर्ष। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ से जो फैक्चुअल डेटा है, फैक्चुअल जो प्रश्न है, आप लोग समझ गए होंगे। या इधर दे देगा, एक तरफ दे देगा वंश, दूसरी तरफ संस्थापक का नाम दे देगा, और कहेगा इनमें से कौन सा गलत है, या कहेगा इनमें मिलाइए, या फैक्चुअल डेटा में दे देगा कि क्या कहते हैं गुलाम वंश के संस्थापक कौन, तुगलक के संस्थापक कौन, सैयद वंश के संस्थापक कौन, खिलजी वंश के संस्थापक कौन। ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। या स्टेटमेंट में दे देगा कि गुलाम वंश के संस्थापक इल्तुतमिश थे, जबकि तुगलक वंश के शासक मोहम्मद तुगलक थे। दोनों प्रश्न इस तरह से अगर क्या उनमें से कौन सही कौन सा गलत है, तो आसान और कठिन इस तरह से बनाया जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनाया जाएगा। ठीक है,
एक प्रश्न और आता है कि इन पांचों डायनेस्टीज में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ लेता है, क्रम में लगाइए, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो जो पांचों डायनेस्टीज हैं, इसमें अगर हम घटते क्रम में बात करें तो सबसे पहले कौन सा बेटा है? तो सबसे पहले है तुगलक वंश, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा साल तक शासन किया, 90 साल तक। फिर है गुलाम वंश तक 84 वर्ष तक। फिर है लोदी वंश 75, सैयद वंश 36 और सबसे कम क्या है बेटा? खिलजी वंश। ये भी एक प्रश्न बनेगा, सबसे ज्यादा शासन को किसने किया था? तुगलक वंश ने। कितना? टोटल 90 साल तक। सबसे कम खिलजी वंश, कितने साल तक? 30 साल तक। सबसे ज्यादा, सबसे कम असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये हो गया। और घटते बढ़ते क्रम में क्या हो जाएगा बेटा? इसे असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। सबसे कम कौन सा? खिलजी वंश, दूसरा सैयद वंश, तीसरा लोदी वंश, चौथा गुलाम वंश, पांचवा क्या होगा? तुगलक वंश। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। जितने अच्छे बड़े एग्जामिनेशन है, कठिन अगर बनाना हो पेपर तो इस तरह के भी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं अलग अलग एग्जामों में। तो ये भी क्लियर हो गया आपको। यहां से कोई प्रश्न आएगा, हमको नहीं लगता कि आप गलत कर रहे हैं। एक बार दो बार रिवीजन करिएगा, कुछ कोडिंग बना लीजिएगा, कुछ बना लीजिएगा, लेकिन बच्चा ये पढ़ना ही पढ़ना है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ठीक है? आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं जो पहला डायनेस्टीज है दिल्ली सल्तनत पर, जिसकी हम बात कर रहे थे, गुलाम वंश। गुलाम वंश की बात जब करते हैं बेटा, तो गुलाम वंश, मैंने बोला इसको गुलाम वंश कहें या इसको मामलुक कहें या इसको इल्बरी तुर्क कहें, सभी बात क्या होती है? गुलाम की बात होती है। और इन्होंने शासन कब तक किया? 1206 से 1290 AD तक। सबसे पहला शासक है इसका कुतुबुद्दीन ऐबक, एक महत्वपूर्ण शासक है शमसुद्दीन इल्तुतमिश और तीसरा महत्वपूर्ण शासक है बलबन। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो प्रमुख शासक है, ये किस वंश का है? कुतुबी वंश का है। जबकि शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो है ये शमसी या इसी को कहते हैं, इसी के नाम पे ही क्या कहते हैं इसको? इल्बरी वंश कहते हैं। इसी के नाम पे क्या कहते हैं इसको बेटा? इल्बरी वंश कहते हैं। जबकि बलबन जो है ये बलबन या बलबनी वंश का जो है, बलबनी वंश का रहने वाला है। कौन? बलबन। तो इससे भी प्रश्न पूछ सकता है। आखिर मामलुक क्यों कहते हैं? मामलुक इल्तुतमिश के नाते कहते हैं। बलबनी क्यों कहते हैं? बलबन के नाते। और कुतुबी वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक इसी वंश का शासक था। यहां तक क्लियर हो गया बेटा। अब हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे। गुलाम वंश का जो महत्वपूर्ण शासक है वो है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक की बात होगी। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है बेटा? संस्थापक है किसके? गुलाम वंश के। आखिर कुतुबुद्दीन ऐबक है कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक बेटा किसका गुलाम है? मोहम्मद गौरी का। एक तुर्की मुसलमान मोहम्मद गौरी, और गौरी का गुलाम कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसने क्या किया? इसी गुलाम को अपना दामाद बना लिया। तो गुलाम व दामाद, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि मोहम्मद गौरी का दामाद कौन है? तो मोहम्मद गौरी का दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक है। यही क्या है? गुलाम है। ठीक है, किसका? इसका। अब बात हम करेंगे इस गुलाम वंश के जो प्रमुख शासक हैं। 10 से 11 शासक हैं टोटल, जिसमें से 3 ही 4 जो शासक है बहुत महत्वपूर्ण है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकी हिस्ट्री, इनके द्वारा किए गए निर्माणों की बात होगी, कितने दिन तक शासन किया, किसने क्या, कि कब मरे, इनके बारे में अलग अलग 3 से 4 लोग होंगे। लेकिन कभी कभी पूछ लेगा अंतिम शासक, पहला शासक, या 4-5 शासक दे देगा, इससे पूछेगा कौन सा गुलाम वंश का है, कौन सा गुलाम वंश का नहीं है। कोशिश करिए कि ये 10 से 11 भी आपको याद, क्रम में याद हो जाए। तो सबसे पहला कौन है बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि है संस्थापक। कुछ वर्षों तक शासन करेगा कौन? आराम शाह। फिर आएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, वो कौन है बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, ये महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। जो तीसरा है, चौथा है, वो है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ये भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन रजिया सुल्तान क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश पढ़ेंगे, रजिया सुल्तान पढ़ेंगे, फिर उसके आता है बहराम शाह, फिर आते हैं मसूद शाह, फिर नसरुद्दीन महमूद, और लेकिन जो इसके बाद वाला है गयासुद्दीन बलबन है, ये भी क्या है बेटा? ये भी इंपॉर्टेंट है।
बलबन के बारे में भी बहुत अच्छे से हम डिटेल में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है कैकुबाद, और उसके बाद क्या है कैमूर्स। तो संस्थापक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, जबकि अंतिम शासक गुलाम वंश का कौन है बेटा? वो कैमूर्स है। ठीक है बेटा, यहां तक आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, जान लिया। तो क्या इससे रिलेटेड प्रश्न कर लेंगे? कितने वंश? 5। कौन कौन? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, और उसके 5वां जो है बेटा वो कौन सा है? लोदी वंश। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर जलालुद्दीन खिलजी, फिर कौन है? तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश खिज्र खां, और लोदी वंश बहलूल लोदी। ये क्या हो गए? ये शासक हो गए। सबसे ज्यादा शासन किसने किया? तुगलक वंश ने। और सबसे कम शासन किसने किया? वो किया खिलजी वंश ने। यहाँ चीजें समझ में आ गई। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर वाले प्रश्न हो गए। और कुतुबुद्दीन ऐबक की बात जब आई, जो महत्वपूर्ण शासक थे उसके बारे में बात करनी है। इतने शासक हैं जिन्हें महत्वपूर्ण है, उनको अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन याद करने की कोशिश करिएगा। ये 10 से 11 जो नाम हैं इनको जरूर याद करने। कभी कभी बहुत कठिन प्रश्न बनाना होगा बेटा, तो यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है। तो क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मेहनत करिए आप लोग भी, और कुछ खो के ही कुछ पाया जाता है। तो आप लोग तैयारी में लगे हैं तो इतना मेहनत तो करेंगे ही। तो हर चीज आसान तो है नहीं, आसान बनाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। अब पूरा महीना जो है 9 वर्ष में मत बिता दीजिएगा। एक दिन हो गया, मौज मस्ती हो गई, थोड़ा घूम फिर लिए, लेकिन अब जो है पढ़ाई पे लग जाइए बेटा, क्योंकि आने वाला जो साल है 25 बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारी वैकेंसियां इसी 2025 में आएंगी, और जो 25 में ही खत्म होंगी। समझ में आ रहा है? अब मुगल काल नहीं खत्म हुआ, मुगल काल से प्रश्न आएंगे ही आएंगे, पढ़ना है ही हमें। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करेंगे एक शासक, पहला शासक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, और बात होगी कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है बेटा? संस्थापक है किसका? गुलाम वंश का। संस्थापक है गुलाम वंश का। ये तुर्की राज, भारत में तुर्की राज का संस्थापक। ठीक है, तुर्की मुसलमानों ने आक्रमण तो किया, लेकिन स्थापना किसने की? स्थापना की किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये कैसा है? ऐबक नामक तुर्की जाति का बंदा है ये। ऐबक नामक तुर्की जाति का है ये। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कौन है? सिपह सालार है और गुलाम है। तो गौरी का क्या है ये? सिपह सालार और गुलाम। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? सिपह सालार किसका? गौरी का या और गुलाम है। प्रश्न पूछेगा निम्न में से कुतुबुद्दीन ऐबक किसका सिपह सालार है? तो किस, कई ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें ऑप्शन पे टिक करेंगे आप। किसको? सिपह सालार किसके हैं? गौरी के। ठीक है, समझ में आया। अब आता है कि इसका भारत में राज्याभिषेक होता है 24 जून 1206 एडी में, और राजधानी कहाँ बनाता है? लाहौर में बनाता है। राजधानी भी याद करेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? बनाई आपके बेटा लाहौर में। और एक ऐसा पहला शासक है जो कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करेगा, क्योंकि क्या है? वो गुलाम था, सिपह सालार है, इसलिए वो कभी भी अपने शासन काल में कभी भी वो सुल्तान की उपाधि को धारण नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कौन सा ऐसा शासक है जो कभी भी सुल्तान की उपाधि को धारण नहीं किया? तो वो शासक कौन है बेटा? वो शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा फैक्ट जो है वो अपने नाम का खुतबा नहीं कभी पढ़ाया। अब प्रश्न पूछता है कि बेटा खुतबा क्या है? खुतबा बेटा इस्लाम धर्म के उपदेश हैं, जो कुरान के जो उपदेश हैं, या राजा कोई अपना उपदेश देना चाहता है तो उसको क्या कहते थे? खुतबा। जो सामाजिक तौर पर लोगों को ज्ञान का उपदेश होता था, क्या होता था? खुतबा। लेकिन वो पहला शासक है जो क्या है, कभी भी अपने नाम का क्या है बेटा? खुतबा नहीं पढ़वाया। एक उपदेश है, एक भाषण है, राजा के द्वारा दिया जाता है। तो अपने नाम का कभी भी खुतबा कौन नहीं पढ़ाया? ये कुतुबुद्दीन ऐबक। कभी भी इसने सुल्तान की उपाधि भी धारण नहीं की। ये जो दोनों पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा। और ये क्या था? गुलाम था। तो जब भी कोई राजा बनता था तो गुलाम से दास्ता चाहिए,
तो दास्ता मतलब गुलाम, दास, तो इसकी दास्ता का अंत जो होगा वो गौरी के साथ, गौरी का ही कोई परिवार का होगा, क्योंकि गौरी तो मर गया 1206 में, तो गौरी के ही परिवार का कोई होगा जो इसको दास्ता मुक्ति देगा। तो उसी का एक भतीजा है, कौन है बेटा, उसका भतीजा है गयासुद्दीन महमूद, जो है वो क्या कहता है, दास्ता मुक्ति पत्र, मतलब इसको दास्ता से मुक्त कर देता है। किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को गौरी की जो दास्ता थी उससे मुक्त कर दिया। कौन करता है, गयासुद्दीन महमूद। गयासुद्दीन महमूद कौन है, तो गयासुद्दीन महमूद मोहम्मद गौरी का क्या है, भतीजा है। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि महमूद, गयासुद्दीन महमूद गौरी का रिश्ता क्या है, भतीजा है, भाई है, दादा है, या इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा है बेटा, भतीजा है गयासुद्दीन महमूद। जिस प्रकार से प्रश्न बनाने का जो प्रक्रिया है, कहीं से भी किस तरह से प्रश्न बनाया जा रहा है, तो कठिन आसान कुछ होता नहीं है, यहीं से कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के प्रश्न बनाए जाएंगे जो आपको कठिन लगेंगे, आसान लगेंगे। तो याद रखिएगा, महमूद, गयासुद्दीन महमूद कौन है, यह मोहम्मद गौरी का भतीजा है। और बात करें इसके कुछ उपाधियां, 3 उपाधियां इसने ली। एक है, इसको कुरान ख्वा के उपाधि से जाना गया। लाख बख्श की बात आती है, लाखों का दान देने वाला कौन कहलाएगा, लाख बख्श कौन कहलाएगा, ये कहलाएगा। किसने उपाधि मिलेगी, किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और हातिम ताई की उपाधि, इसे कहते हैं मिनहाज उस सिराज की उपाधि, किसको मिली थी, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को। प्रश्न पूछेगा कि कुरान ख्वा की उपाधि निम्न में से किसको दी गई, तो कुरान ख्वा की उपाधि जो है किसको दी गई, कुतुबुद्दीन ऐबक को। या लाख बख्श की उपाधि क्या किसको दी गई, ये दी गई कुतुबुद्दीन ऐबक को। और हातिम ताई की भी उपाधि किसको दी गई, कुतुबुद्दीन ऐबक को। यहां तक क्लियर हुआ बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1210 में बहुत कम समय तक शासन किया। 1210 ईस्वी में, 1210 एडी में चौगान खेलते वक्त क्या हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। और ये साक्ष्य में कहाँ मिलता है, हसन निजामी की किताब है ताजुल मासिर। अब पे भी प्रश्न पूछ लेता है, ताजुल मासिर किसके द्वारा, ताजुल मासिर किसके द्वारा लिखी गई बेटा, हसन निजामी के द्वारा लिखी गई। हसन निजामी के इसी पुस्तक में कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु का उल्लेख है कि चौगान खेलते समय 1210 एडी में कौन मर गया, कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक मर जाएगा तो इसको शासन को संभालने वाला उसका उत्तराधिकारी होगा। बहराम शाह यहाँ पे आ रहे हैं, आराम से आ रहे हैं, फिर सफरुद्दीन इल्तुतमिश आएगा, तो इल्तुतमिश को ही महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके बाद हम जब जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। अब प्रश्न ये भी पूछता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक तो थे, कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसे व्यक्ति थे कुछ न कुछ निर्माण भी करवाएं, कुछ न कुछ इनकी उपलब्धियां भी होंगी। यहां तो उपाधियां हो गई, यहां निर्माण या उपलब्धियां, निर्माण या उपलब्धियां। कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या क्या उपलब्धियां हैं, तो बात करेंगे। जो इस्लामिक वास्तुकला का प्रणेता करेगा वो कौन है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। इस्लामिक संस्कृति में निर्माण या वास्तुकला की बात का स्टार्टिंग जो करेगा वो कौन है बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इस्लामिक वास्तुकला का शुरुआत की जाएगी। कहां पे, भारत में। और इसी इस्लामिक वास्तुकला के हिसाब से गुंबद निर्माण की तकनीकी, मेहराब निर्माण की तकनीकी का विकास कब होगा, इसी के काल में होगा। कभी कभी देखो कि मस्जिद बना है तो गुंबद बना होता है, इस प्रकार का गुंबद होता है, टॉम्ब कहते हैं इसको। एक गुंबद हो गया, कुछ ऐसे में इस तरह के एक रचना होती है, इस तरह से कुछ रचना होती है, ठीक है। ये मेहराब हो गया, ठीक है। तो मेहराब और गुंबद की शुरुआत मस्जिद में किसने शुरुआत की, ये शुरुआत की कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और उस पर क्या करता था, कुरान की कुछ आयतें लिखी जाती थी, कुछ चिन्ह बने होते थे इस्लामिक संस्कृति के, उस पर उत्कीर्ण किए जाते थे। इस पर कभी भी मानव और पशु के चिन्ह को कभी नहीं लगाया गया। ये भी ध्यान रखें कि मेहराब तकनीक या गुंबद तकनीक में कभी भी मानव या पशु का अंकन कहीं आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक है जो क्या कर रहा है, इस्लामिक वास्तुकला का
शुरुआत कर रहा है और साथ ही साथ गुंबद निर्माण और मेहराब कला की भी क्या करता है, शुरुआत करता है। और इसके द्वारा पहला जो रचना है, पहला जो निर्माण होता है, इंपॉर्टेंट है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछता है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा स्थापित की गई थी? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, कहाँ पे? सबसे पहला दिल्ली में, कहाँ पे है? दिल्ली में है। और भारत का पहला मस्जिद क्या कहलाएगा? यह है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भारत का सबसे पहला मस्जिद है। किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। कहां बनाया? दिल्ली में बनाया। समझ में आ गया। और चौथा प्रश्न इसी फैक्ट से, कुव्वत इस्लाम मस्जिद कैसे बनाया गया? तो जैन मंदिर और वैष्णव मंदिर के जो अवशेष थे उसी के ऊपर क्या बना दिया गया? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। जितने भी मस्जिद बनेंगे मंदिरों को तोड़ के बन जाएंगे। तो ठीक है, तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में, भारत की प्रथम मस्जिद, जैन मंदिर व वैष्णव मंदिर के अवशेषों पर बना मंदिर है कुव्वत उल इस्लाम। कहाँ पे? दिल्ली में। बहुत बार प्रश्न इससे पूछा जा चुका है, आता भी है और आएगा भी, तो याद रखिएगा। ये भी 2.5 दिन का झोपड़ा, इनमें से 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कहां पर? अजमेर में। कहां पर? अजमेर में। और ये कहां बनाया गया? बौद्ध मठ के अवशेषों पर बनाया गया। क्या? 2.5 दिन का झोपड़ा। और दिल्ली में एक इमारत दिखती है जिसका नाम है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की शुरुआत किसने की थी? कुतुब मीनार की शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरुआत की गई। उसके 5 मंजिल वाले, कुछ मंजिल ढह गए, कुछ गिरे। तो कुतुब मीनार के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कैसे शुरुआत हुई, कौन समाप्त किया, पहली मंजिल किसने बनाया, तीसरी चौथी मंजिल का जीर्णोद्धार कौन किया। इस पे एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे बनाया जाएगा। तो अभी ये जानिए कि जो कुतुब मीनार दिल्ली में आपको दिखता है उस कौन बनवाया था, शुरुआत किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न देखिएगा, ध्यान पड़िएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार की क्या हुई? शुरुआत हुई थी, बनने की शुरुआत हुई थी, बन के तैयार नहीं हुआ था बेटा, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार की शुरुआत हुई थी, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कभी, लेकिन इतना जाने इसका निर्माण का प्रारंभ करवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ये जो फैक्ट था गुलाम वंश से रिलेटेड, या जो 5 डायनेस्टीज हैं कौन कौन सी थी, कौन कौन से संस्थापक थे, और उसमें से जो महत्वपूर्ण संस्थापक है, गुलाम वंश पहले स्टार्ट किया, और गुलाम वंश में जो महत्वपूर्ण शासक है उसके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। तो पहले हम बात किए थे किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। और आज की क्लास में कुतुबुद्दीन ऐबक समाप्त होते हैं। इससे रिलेटेड जो प्रश्न आएंगे आप उसको करिएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए कि क्या इस स्लाइड से, क्या इस जो एक पीपीटी टाइप का दिख रहा है आपको, लिखा हुआ दिख रहा है, क्या इससे प्रश्न बने हैं या नहीं बने हैं? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या आपकी समझ विकसित हो रही है, या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या इसे थोड़ा और अच्छा किया जाए? तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अच्छा लगे तो क्या करना है? अपने पड़ोसियों को, कौन पड़ोसी, ये नहीं कि बगल वाले घर वाले में भेज दें, इसे भेज दें, ये जो पढ़ने वाले हैं, जिनको जरूरत है कि हाँ कि पढ़ना है, तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करिए, पढ़ें। और पढ़ने के साथ क्या करिए बेटा? नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, और जल्द से जल्द क्या लीजिए? सिलेक्शन लीजिए। ताकि हम भी क्या करें, अपने पीपीटी में बनाएं, तो उसे फोटो बनाएं थंबनेल में, और बताएं कि छात्र जो है हमारे पढ़ाया हुआ छात्र है। तो दिन आएगा, अच्छा लगे शेयर कर दीजिए। तो आज की क्लास यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की क्लास में, धन्यवाद।